हेलो बच्चों, पेपर देने से पहले ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को करके जाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से सवाल आज हम करने वाले हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों को इनका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि नवोदय बार बार यही सारे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछ रहा है। तो ध्यान से इनको देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितने बच्चों ने ये सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुँचते रहें। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर वुच डायगनली 6 सेंटीमीटर। आपको अगर डायगनल दिया जाए, यहाँ पर डायगनल दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर, और ये कोई मान लो एक आपका वर्ग है और इस वर्ग का आपको डायगनल दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब आपको बच्चों डायगनल दिया जाए और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, तो ये जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है डायगनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जो भी आपको डायगनल दिया गया है इसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 से इसको डिवाइड। तो डायगनल यहाँ पे आपका 6 है, 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करेंगे, 6 का स्क्वायर हो गया 36 डिवाइड बाय 2, 2 से 36 कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम। तो इसका वर्ग का जो स्क्वायर है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये फॉर्मूला मत भूलना बच्चों, इसको हमेशा याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को पहले पढ़िए ध्यान से। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो, जो ये आपका एक आयत है, ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ और ब्रेथ। जब आपका लेंथ और ब्रेथ में सेम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया जाए, लेंथ में बोला है कि 10% की जो है इसने इंक्रीमेंट किया है, वृद्धि की है, और ब्रेथ में 10% की यहाँ पे कमी की है। तो जब किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ में सेम परसेंटेज की कमी या वृद्धि कर दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो इसका एरिया होगा वो हमेशा परसेंटेज कमी में आएगा, और उसकी जो परसेंटेज कमी होगी वो लेंथ परसेंटेज इंटू ब्रेथ परसेंटेज डिवाइड बाय 100 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे लेंथ में ना 10% की कमी की थी और ब्रेथ में 10% की, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। सो 10 10 जा 100 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1% की यहाँ पे कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन था जब सेम वृद्धि और कमी प्रतिशत थी। अब दूसरा क्वेश्चन हम वो देखते हैं जिसके अंदर जो है लंबाई और चौड़ाई में अलग अलग परसेंटेज की वृद्धि और कमी कर दी गई है। तब हमें बताना है कि भाई इसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यहाँ पर बच्चों इसमें लंबाई में जो है 80% की इंक्रीमेंट किया गया है, तो हम लिखेंगे लेंथ इजकल टू 80% का वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस में रखेंगे, और ब्रेथ में ना 50% की कमी हुई है, तो यहाँ पे -50%। ये ध्यान रखना, जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे माइनस का साइन और जहाँ पे वृद्धि होगी वहाँ पे प्लस का साइन। अब जब हमें दिया है तो नेट परसेंटेज जो होगा एरिया में कमी या वृद्धि वो होगा इक्वल टू आपके लेंथ परसेंटेज प्लस ब्रेथ परसेंटेज और प्लस में लेंथ परसेंटेज इंटू ब्रेथ परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला याद रखना। अब एरिया में हुई है 80% की वृद्धि, तो यहाँ पे 80% आएगा, और ब्रेथ में जब 50% की कमी हुई है इसलिए 50 हमने माइनस का लिया है। सो यहाँ पे देखो प्लस है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 50%, और प्लस में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ है मीन्स 80% और इंटू में माइनस का 50% और डिवाइड बाय आपका 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 80 - 50 आपका प्लस का 30% बचेगा, और इधर बच्चों माइनस का 5 और प्लस का 8 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 40% हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 40 - 3 इज इक्वल टू 10%, और वो भी कैसा आपका माइनस में बच रहा है 10%, तो इसलिए माइनस का साइन इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पे जो एरिया में है वो कमी हो जाएगी 10% की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये आपका समचतुर्भुज पर आधारित है। यहाँ पर एक रोम्बस दिया गया है और इस रोम्बस के विकर्ण है, एक विकर्ण आपका जो है 5 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण हमें बताना है। ठीक है, तो पहला विकर्ण हमारा जो पहला डायगोनल है वो हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता क्या होगा, और इसमें एरिया भी आपको दिया गया है, एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता बच्चों, जब आपको रोम्बस में एरिया निकालना हो तो ये इसके डायगोनल होते हैं दोनों, और रोम्बस का जो एरिया होता है वो डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, 1/2 D1 इंटू D2, इसके इक्वल होता है ये। सो यहाँ पे हमें पहला डायगोनल दिया गया है 5 और दूसरा हमें फाइंड करना है एरिया 15। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 1/2, D1 हमारा कितना है 5 और D2 मुझे फाइंड करना इज इक्वल टू एरिया, और एरिया हमें यहाँ पे दिया गया है 15।
इसको सोल्व कर लेंगे। D2 इज इक्वल टू 2 जो यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 15 इंटू 2 और डिवाइड बाय ये जो 5 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, 5 3 या 15 तो 3 2 जा 6, तो दूसरा डायगोनल जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो ये है कि आपको इसका एरिया हमेशा याद रहना चाहिए। रोम्बस का जो एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन भुजा वाले एक चक्रीय बहुभुज साइक्लिक पॉलीगन है कि आंतरिक कोण की माप 144 दी गई है, तो बहुभुज के ज्यामितीय केंद्र पर इसकी प्रत्येक भुजा द्वारा बनाए गए कोण का माप कितना होगा। देखो हमारे पास क्या है ना, एक चक्रीय बहुभुज है, इस तरह का एक बहुभुज है जिसमें बहुत सारी साइड होती है, एक पॉलीगन है ऐसा दिया हुआ, और इस पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है वो हमें 144 दिया हुआ है। इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण जो है वो 144 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि इसका जो सेंटर है यहाँ पे केंद्र से ये जो भुजा है इसकी ये साइड यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों अगर मुझे यहाँ पे इसके केंद्र पर पता करना है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो वो जो केंद्रीय कोण होगा जिसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ये सेंट्रल एंगल होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड हमें पास पता ही नहीं है कि साइड कितनी है, तो हमने n मान ली। और अगर अब देखो इसके लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब आपको किसी भी पॉलीगन की साइड निकालनी होती है, भुजा निकालनी होती है, तो साइड इज इक्वल टू होता है 360 डिवाइड बाय इसका एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, ये जो बाहर का एंगल होता है, इस तरह से बनता है। अब बच्चों जो कोई भी हमारा पॉलीगन्स होता है उसके इंटीरियर एंगल जो आंतरिक कोण है और प्लस में जो इसका एक्सटीरियर एंगल होता है, इसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, इसका सम 180 डिग्री होता है। ये एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब यहाँ पे बच्चों हमें इसका इंटीरियर एंगल 144 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल पता कर सकता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल अगर मुझे निकालना है, बाहरी कोण निकालना है, तो मैं 180 में से इंटीरियर कोण को माइनस कर दूंगा। माइनस करूँगा 10 - 4 6, 7 - 4 3, कितना हो गया 36 डिग्री। ये हमारा जो बाहर का कोण है ना, बाहरी कोण, ये हमारा आ गया है 36 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसकी साइड निकालनी, क्योंकि केंद्रीय कोण निकालने के लिए, ये वाला कोण निकालने के लिए मुझे 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरा एक्सटीरियर एंगल तो आ गया 36 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड इक्वल टू क्या होता है 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। सो 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल हमारा है 36 डिग्री। 36 से कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। तो इसमें नंबर ऑफ साइड जो है पॉलीगन में 10 है। सो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 10 हो गई। अब हमसे पूछा था भाई ये जो भुजा है इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये कोण बनाएगी 360 डिवाइड बाय 10 से इसको कट करेंगे तो इसके केंद्र पर ये 36 डिग्री का कोण बनाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन इसमें फॉर्मूले जितने आपको याद रखना पड़ेगा। कभी भी आपको किसी भी पॉलीगन का सेंट्रल एंगल पूछ ले तो आपको अगर उसकी नंबर ऑफ साइड पता है तो 360 को साइड से डिवाइड कर देंगे, आपका केंद्रीय कोण आ जाएगा। आपको अगर इसका इंटीरियर एंगल पूछ ले और बाहर का दिया है तो 180 में से माइनस कर देंगे, इंटीरियर आ जाएगा। और इंटीरियर दिया है बाहर का पूछा है तो 180 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपका बाहरी कोण आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। और आपको अगर नंबर ऑफ साइड बतानी है और यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है कि 360 को डिवाइड कर देना इसके एक्सटीरियर एंगल से, जो भी एक्सटीरियर आता है तो नंबर ऑफ साइड भी आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रेशियो पर आधारित क्वेश्चन है। विमल और विनय की आयु का जो रेशियो है ना, उम्र का रेशियो 4:5 है। 6 साल के बाद विमल तो 26 साल का हो जाता है। तब अब जो है विनय की उम्र क्या होगी, तो यहाँ से बच्चों में विमल और विनय दोनों का रेशियो दिया हुआ है और ये रेशियो है 4:5। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे ना, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि जो विमल है इसकी जो एज है अकॉर्डिंग टू रेशियो 4x ईयर है और ये इनकी प्रेजेंट एज है। और विनय की जो एज है वो 5x ईयर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 साल के बाद विमल की आयु हो जाती है 26 वर्ष। 6 साल के बाद किसकी, विमल की। तो विमल की जो प्रेजेंट एज है वो 4x ईयर है। तो अगर हम 6 साल के बाद जाएं, यहाँ पे देखें 6 ईयर आफ्टर, 6 साल के बाद, तो अगर आज विमल जो है ये 4x साल का है तो 6 साल के बाद होगा ये 4x + 6 और ये बराबर किसके हो जाएगी 26 के।
तो 4x इज इक्वल टू 26, ये 6 प्लस है इधर आकर माइनस होगा, 4x इज इक्वल टू आपका 20 और x इज इक्वल टू 4 5 या 20, x की वैल्यू 5 आई। हमसे तो ये पूछा गया कि विनय की आयु क्या है, प्रेजेंट एज क्या है इसकी, तो विमल की प्रेजेंट एज कितनी थी, सॉरी विनय की प्रेजेंट एज कितनी थी आपकी 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 आई, दैट इज 25 ईयर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कार्य तथा समय पर आधारित है, पाइप और टंकी पर भी, और ये क्वेश्चन पेपर में एक जरूर आता है, चाहे कार्य और समय के रूप में या फिर टंकी और टैंक के रूप में। एक टैंक के अंदर 2 पाइप लगा हुआ है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। इन दोनों पाइप को उसको भरने की कैपेसिटी है, जो पाइप ए है ना वो 16 घंटे में इसको फिल करता है, और जबकि पाइप बी है वो अकेला इसको 48 घंटे में फिल करता है। हमें बताना है कि अगर हम दोनों टैंक को एक साथ खोल दें, एक साथ ये भरने लगे, तो अब इस टैंक को कम्प्लीटली कितनी देर में ये फिल करेंगे। तो अगर बच्चों आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में, तो आप कहोगे कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ जो टैंक को फिल करेंगे वो इज इक्वल टू होगा ए इंटू बी, जो ए और बी का टाइम है, उसको डिवाइड करोगे इन दोनों के टाइम के सम से। सो ए का जो टाइम है वो 16 आवर है, तो 16 इंटू बी का है आपका 48 आवर, डिवाइड बाय ए प्लस बी मीन्स 16 प्लस 48। सोल्व करेंगे इसको, 16 इंटू 48 डिवाइड बाय, इसको प्लस कर लेंगे, 8 6 14, 4 1 5 1 6 64, 16 4 जा 64, 4 से कटेगा 12। तो ये इसको 12 घंटे में जो है कम्प्लीटली फिल कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कभी भी किसी टैंक के अंदर 2 पाइप दिए जाएँ तो उनको हमेशा ऐसे ही सोल्व करेंगे। और मान लो अगर यहाँ पे 3 पाइप हो जाते तब इसको कैसे करते, तो अगर यहाँ पे 3 पाइप होते तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करते ऐसे, एलसीएम ऑफ ए बी सी, जो भी तीनों का टाइम का उनका एलसीएम, और फिर डिवाइड बाय किससे, जो ए का टाइम है, जो ए का टाइम है और एलसीएम में जितने टाइम में आएगा उसको इससे प्रोडक्ट करेंगे। मीन्स ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी सी तीनों की मल्टीप्लाई, और नीचे ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी और प्लस सी इंटू ए, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 टैंक इसको एक साथ कितनी देर में भर देंगे। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, और अगर दोनों मिलकर काम को एक साथ करें तो कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। ये भी सेम टू सेम सवाल है। ए जो है वो काम को 9 डे में पूरा करता है और बी इसी काम को 18 डेज में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर अगर कार्य करें कितने दिन में पूरा, ये भी सेम टू सेम सवाल है। ए प्लस बी को हम लिखेंगे, करेगा ए इंटू में बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो ए का वर्क जो है वो 9 दिन में करता है, बी 18 दिन में, और मिलकर 18 और 9 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 9 या 27, 3 6 18, तो दोनों मिलकर काम को 6 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पेपर में कोई गलती नहीं करोगे। देखो, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी, तो वो संख्या ज्ञात करो। अगर ऐसा पूछा जाए कि एक संख्या 55 से उतनी बड़ी जितनी कि वह इससे छोटी है, तो संख्या क्या होगी, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 55, जिससे बड़ी है और जिस संख्या से छोटी है दोनों का योगफल, और डिवाइड बाय 2। चलिए देखते हैं, 9 5 14, 7 5 12 और 1 13, 134 डिवाइड बाय 2, 2 6 12 और 2 7 14, तो वो संख्या हमारी 67। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसका बेसिक तरीका है क्या वो देख लीजिए। हम इसको बेसिक में ऐसे करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, माना हमारी संख्या x है, हमने क्या मान लिया, संख्या x है, तो पर्सन के अनुसार 55 से वो संख्या उतनी ही बड़ी है, मतलब कि x से तो वो बड़ी है, तो x माइनस 55 करेंगे जितनी कि वो 79 से छोटी है, यानी कि 79 x, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ये इधर आ जाएगा, ये इधर, इसको हम सोल्व करेंगे तो ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।